हेलो बच्चों, तो हमने अपनी लास्ट क्लास में फंक्शन की जनरेशन सीखी थी कि कहां से वो उत्पन्न हुआ है, और हमने ये भी सीखा था कि प्रांत क्या है, परिसर क्या है और सहप्रांत क्या है। ठीक है, अब एक प्रश्न हमारे पास आता है कि मान लीजिए आपको कोई व्यंजक दिया जाए, ठीक है, और व्यंजक देने के बाद वो आपसे बोले कि उसका आलेख हमें प्राप्त है, ये जो व्यंजक है ये फलन निरूपित करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोगों ने ये बात करी थी कि संबंध जो बनाए जाते हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जो संयोजन है, वो चार तरीके का है। वो वन वन है, वो मैनी वन है, वो वन मैनी है और वो मैनी मैनी है। उन चार में से हम सिर्फ दो को फलन माना करते थे, वन वन को और मैनी वन को, यानी एकाकी को और बहु एकाकी को। ठीक है, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि यदि हमें कोई आलेख दिया गया है तो क्या हम आलेख को देख करके ये बता सकते हैं कि यह फलन निरूपित करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अगर ये फलन निरूपित करेगा तो ये क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहली बात हमको याद है कि जो हमारा प्रांत हुआ करता था, यानी जो समुच्चय ए था, उस समुच्चय ए का कोई भी अवयव खाली न रहे। ठीक है, और दूसरी बात क्या था, दूसरी बात थी कि ए का एक अवयव बी के एक अवयव के साथ एक संयोजन दिखाए, एक एसोसिएशन दिखाए। ठीक है, अब यहां पर देखो, मान लीजिए आपको एक वक्र दिया, मैंने कहा कि आलेख है y बराबर एक्स स्क्वायर। अब y बराबर एक्स स्क्वायर एक आलेख दिया गया जिसका अगर अपन प्रांत बोलेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x का वास्तविक मानों पर है, और हमसे बोला जाए क्या ये जो व्यंजक है ये व्यंजक आपका फलन है या नहीं है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि कोई व्यंजक फलन है या नहीं है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका आलेख बना लें। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आलेख जो बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, यह है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जब आपने ये व्यंजक बना लिया, मतलब ये आलेख बना लिया, तो अब आप क्या करेंगे, x के हर बिंदु से जो उसके प्रांत में स्थित है उससे y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे। अगर ये y अक्ष के समांतर जो रेखाएं खींची जा रही हैं ये आलेख को अधिकतम एक बार मिले, अधिकतम एक बार, एट मोस्ट वन पॉइंट पर मीट करती हो, तो वो जो आलेख है वो कहलाएगा फलन। कैसे, मैंने कहा कि मैं क्या करता हूं, मैं x y अक्ष के समांतर x के बिंदुओं से रेखाएं खींचता हूं, तो ये रेखाएं कुछ इस तरीके से जाना चालू करेंगी, कुछ इस तरह की चालू हो जाएंगी, और ये जो रेखाएं हैं आप देखेंगे ये सारी रेखाएं अधिकतम एक बार ही वक्र को मिलती हैं। तो हम बोलेंगे x के एक मान के लिए y का एक ही मान आ रहा है, इसीलिए ये फलन है। ये क्या है, ये फलन है। ठीक है, अब अगर अपन बोले कि मान लो मैं आपको दे दूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि x y स्क्वायर बराबर x आ गया, मान लीजिए y स्क्वायर बराबर x आया, तो ये भी एक परवलय होता है, पर ये जो परवलय होता है ये कुछ इस तरीके से खुलता है। ठीक है ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू x वाला परवलय कैसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम x अक्ष के हर एक बिंदु पर जहां उसका प्रांत दे रखा है उस पर हम y अक्ष के समांतर रेखाएं खींच रहे हैं। अब अगर आप y अक्ष के समांतर रेखाएं खींच रहे हैं तो आप पाएंगे क्या कि x के एक मान के लिए आपके पास y के कितने मान प्राप्त हो रहे हैं, आपको y के दो मान प्राप्त हो रहे हैं। तो यह फलन नहीं है, यह एक संबंध है। x के एक मान के लिए आपको y के कितने मान प्राप्त हो रहे हैं, मान लीजिए x का मान आपने x1 माना, तो इस x1 के लिए आपके पास वक्र में दो मान आएंगे, y1 और y2। तो x का एक मान y के कितने मान बना रहा है, दो मान। तो ये जो संबंध है ये वन मैनी वाला है, और वन मैनी संबंध फलन नहीं कहलाता है। इसका मतलब अगर हम नियम बनाना चाहें कि आलेख को देख करके हम कैसे पता करें कि यह आलेख फलन निरूपित करेगा या नहीं, तो हम क्या कहते हैं कि हम x के जो प्रांत है यानी x के जो मान है उन मानों पर y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे। अगर ये रेखाएं एक बार मिलती हैं, अधिकतम एक बार जाके मिलती हैं, किसको, वक्र को, तो हम बोलेंगे क्या कि वो फलन है। और यदि एक भी रेखा ऐसी आ गई जो एक से अधिक बार वक्र को मिल जाती है तो हम उसे बोलते हैं कि वो फलन नहीं है, वो सिर्फ एक संबंध है। ठीक बात, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं y बराबर मॉड x के बारे में बात करना चाहता हूं, तो आप बोलोगे सर y बराबर मॉड x का ग्राफ जो होता है वो v होता है, कुछ ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। अब x अक्ष के बिंदुओं पर y अक्ष के समांतर अगर आप रेखाएं खींच रहे हैं तो आप देखेंगे कि हर रेखा वक्र को एक अलग बिंदु पर काट रही है। तो हम बोलेंगे x के एक मान के लिए y का भी कितना मान आ रहा है, एक, तो ये क्या हो गया है, ये फलन हो गया है। इसका मतलब अगर परिभाषा के रूप में अपन देखें तो अपन क्या बोलेंगे, अपन एक नोट डाल के लिख लेंगे यहां पर, क्या, यदि हमें
किसी व्यंजक का आलेख ज्ञात हो, आलेख ज्ञात हो, तब एक्स अक्ष के उन बिंदुओं से, एक्स अक्ष के उन बिंदुओं से जो कि प्रांत में उपस्थित हों, y अक्ष के y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचे, रेखाएं खींचे। ठीक है, आपने क्या करा, एक्स अक्ष के वो सारे बिंदु जो कि आपके प्रांत में स्थित हैं उस व्यंजक के, आपने क्या करा, आपने उस पर y अक्ष के समांतर रेखाएं खींची। यदि रेखाएं आलेख को अधिकतम एक बिंदु पर मिलती है। अब रेखाएं कौन सी, सारी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं आपकी वो सारी रेखाएं आलेख को अधिकतम एक बिंदु पर मिलती हैं, तब आलेख फलन को निरूपित करेगा। और यदि एक भी रेखा आलेख को, यदि एक भी रेखा आलेख को एक से अधिक बिंदु पर मिले, तब वह फलन नहीं है, तब वह फलन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आलेख को देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये इसका जो व्यंजक है जिसका ये आलेख बनाया गया है, ये जो एक्सप्रेशन है वो फंक्शन है या नहीं है। अगर उसे फंक्शन होना है तो जितने भी आपने डोमेन पर एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल खींची आपने लाइनें, और वो सारी लाइनें यदि एक बार मिल रही हैं तो वो फलन है, और एक से ज्यादा बार, कोई एक लाइन भी एक से ज्यादा बार मिल गई तो आप क्या बोलोगे कि वो फलन नहीं है। जैसे मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 क्या है, वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या 2 है, तो आपका ये जो वृत्त जाएगा कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब आप देखें कि अगर मैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचूं, सॉरी वाई अक्ष के समांतर रेखाएं खींचूं, तो ये जो रेखाएं हैं ये निश्चित तौर पर हमारे वक्र को कितनी बार काट रही हैं, 2 बार काट रही हैं। एक भी काटती तो मैं फलन नहीं मानता, यहां तो एक से ज्यादा रेखाएं हैं जो उसको कितनी बार काट रही हैं, 2 बार, तो हम बोलेंगे कि ये फलन नहीं है। पर अगर मैं आपको बोल दूं इस तरह का कि y बराबर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अब आप बोलोगे सर इन दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए बेटा यहां पर y स्क्वायर था, मैंने y बराबर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, तो ये जो भाग है ये वृत्त का आधा भाग है जो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब अगर आप एक्स अक्ष के समांतर, क्योंकि आपने फलन को उसी तरीके से परिभाषित किया, तो आपने कहा कि इसको ऐसे करते हैं सर हम, देखो हर रेखा कितनी बार मिल रही है, एक बार। अच्छा, कई बच्चों का ये डाउट होता है सर यहां की रेखाओं का क्या, तो भाई वो नहीं मिल रही है तो इसका मतलब वो प्रांत में नहीं है। इसका अगर अपन प्रांत की बात करेंगे तो इसका प्रांत कहां से कहां तक आएगा, इसका प्रांत आएगा -2 से लेके 2 तक। तो हमने x क्या बोला कि उन सारे बिंदुओं पर जो कि कहां पर स्थित हो, प्रांत में उपस्थित हो, उन्हीं बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, y अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे। और यदि एक भी रेखा वक्र को एक से अधिक बिंदु पर काट गई तो हम बोलेंगे कि वो फलन नहीं है, और यदि सारी रेखाएं उनको वक्र को अधिकतम एक बिंदु पर मिलती हैं तो वो क्या है, वो आपका फलन है। तो अगर आप टेस्ट करना चाहें कि फलन को कैसे
देखा जा सकता है, तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करें नोट नंबर 2 पर। नोट 2 कहता है किसी फलन का प्रांत, किसी फलन का प्रांत बिना किसी गणितीय संक्रिया से पहले याद करना है। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि आप किसी फलन का क्या निकालना चाहते हैं, प्रांत निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे वो प्रांत पर बात करेंगे और स्टैंडर्ड फंक्शंस भी पढ़ेंगे। तो हम निकालना चाहते हैं किसी फलन का प्रांत। अब अगर आप इसका प्रांत निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रांत निकालने से पहले उस व्यंजक में या उस फलन के अंदर आप कोई भी गणितीय संक्रिया नहीं लगाएंगे। गणितीय संक्रियाओं को लगाने से पहले ही आप उस फलन का प्रांत निकाल लेंगे, उसके बाद ही आप उस पर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, कुछ कट रहा है, तो ये सब बातें कब होती हैं? जब आप पहले प्रांत निकाल चुके हैं। यानी अगर मान लीजिए मुझसे बोला जाए एग्जांपल के तौर पर कि साहब y बराबर आपको दे दिया जाए x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 3, और आपसे कहा जाए कि इसका प्रांत ज्ञात करो, तो हम जानते हैं कि मैथ्स के अंदर डिनोमिनेटर कभी शून्य नहीं होता, हर कभी शून्य नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले लिखेंगे कि x माइनस 3, इसको x माइनस 3, इसको x माइनस 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 लिखा, यहां लिख लिया मैंने x का मान क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका प्रांत क्या बना कि x का सारे वास्तविक मान हो सकते हैं, मगर क्या नहीं हो सकता, 1 और 3 नहीं हो सकता, ठीक है। अब 1 और 3 अगर नहीं हो सकता तो आप क्या करेंगे, व्यंजक में x माइनस 1 और x माइनस 1 को हटा सकते हैं और आपका जो नया व्यंजक आएगा वो होगा x माइनस 2 और x माइनस 3, और ये एक फलन है, ठीक है। अब आप सुने मेरी बात, कई है कि बच्चों को सवाल यही वाला दिया गया, y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 3, सेम सवाल है। अब बच्चों ने क्या करा, प्रांत तो निकाला नहीं, पहले गणितीय संक्रिया क्या करी कि अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो आप उन्हें हटा दो। जब आपने उन्हें हटाया तो आपका व्यंजक बन गया नया x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। और आप बोलोगे कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती इसके प्रांत में, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, और ये प्रोसीजर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने प्रांत निकालने से पहले उसमें एक गणितीय संक्रिया लगा दी। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लें कि जब कभी भी आपको किसी फलन का प्रांत ज्ञात करना है तो रॉ फंक्शन जो दिया है, जैसा आपको दिया है, जैसा वैसे ही उसका प्रांत निकालना है, उसके बाद ही कोई गणितीय संक्रिया लगेगी। देखिए जैसे अपन बात करें, मैंने आपसे बोला कि एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं। मैंने आपसे बोला y बराबर sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, y बराबर sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x हम जानते हैं कि एक नॉन कंडीशनल आइडेंटिटी है, इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती है, और ये जो है आपको y बराबर 1 देगा, और y बराबर 1 एक कांस्टेंट फलन है, एक नियत फलन है, तो वो कभी भी x के सभी मानों के लिए दे देगा। तो आपके हिसाब से क्या हो जाता कि यहां पर x बिलोंग्स टू r इसका डोमेन बन जाता, जो कि वास्तविकता में क्या है, गलत। क्यों? क्योंकि आपने प्रांत निकालने से पहले ही इस पर गणितीय संक्रिया लगा दी, sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बराबर 1 कर दिया। तो आप गणितीय संक्रिया कब तक नहीं लगा सकते, जब तक फलन का प्रांत प्राप्त ना हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि इस प्रश्न को अच्छे से हल करना था तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले sec स्क्वायर x को देखते हैं। sec स्क्वायर x का मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और 10 स्क्वायर x का मतलब भी कौन है, नीचे sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। तो नीचे कौन बैठा है, cos स्क्वायर x। तो आपको निश्चित तौर पे पहले प्रांत निकालने के लिए लिखना पड़ता, cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा। इसका मतलब आप cos स्क्वायर x की वैल्यू को क्या बोल रहे हैं कि वो cos स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। तो आप बोलते हैं कि सर x का मान निश्चित तौर पर
2n+1 π/2 नहीं हो सकता। ये बात हमने पहले भी सीखी थी कि इसमें अपने कंपाउंड एंगल में पढ़ी थी हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी में मैंने क्या बताया था कि कुछ भी हो जाए, यदि आपको कभी नीचे क्या दिख जाए, cos x दिख जाए, तो आपको वास्तविक संख्याओं में से 2n+1 π/2 हटाना है। किसी भी प्रश्न में यदि हर में क्या दिखे, cos x दिख जाए, तो आप क्या बोलोगे कि हम वास्तविक संख्याओं में से 2n+1 π/2 हटा रहे हैं। इसका मतलब जो आपका प्रांत आया वो आया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, जहां n क्या है, n इंटीजर है। अच्छा, जब ये निकल गया, ये प्रांत आपका आ गया, तो अब आप इसे लिख सकते हैं y बराबर 1। अब y बराबर 1 क्या है, नियत फलन हो गया है, परंतु y बराबर 1 आएगा जरूर, लेकिन आप x के किन मानों को नहीं ले सकते, आप x के विषम गुणांकीय जो π/2 है, π/2 के जो विषम गुणांकीय अंक हैं उनको नहीं ले सकते, आप ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को नहीं ले सकते। तो आपको पहले प्रांत निश्चित करना है, तत्पश्चात आप कोई गणितीय संक्रिया लगा करके उस प्रश्न को हल करेंगे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्रांत है वो बेसिकली आपका एक परमिशन है, आपका पास है, आपका टिकट है कि अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करें। और मैं आपको पूरे कैलकुलस जब तक पढ़ाता रहूंगा तब तक आपसे यही बात बोलता रहूंगा कि बेटा जब कभी भी आपको प्रश्न मिले, चाहे वो प्रांत निकलवा रहा हो चाहे नहीं निकलवा रहा हो, बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में, आपके जहन में वो प्रांत निकलना चाहिए। वो प्रांत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी उत्तर आएगा उस उत्तर का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन होगा किसके साथ? फलन के प्रांत के साथ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम प्रश्न हल करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें प्रांत में कोई मान ही नहीं आता। उसका जो प्रांत होता है वो रिक्त समुच्चय होता है, और अगर किसी का प्रांत रिक्त समुच्चय है तो निश्चित तौर पर आप क्या बोलते हैं कि वो फलन x के किसी भी वास्तविक मान के लिए परिभाषित नहीं है। हम यहां बार बार वास्तविक मान क्यों कहते हैं? वास्तविक मान हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक जगह पर वास्तविक मानों को छोड़ देते हैं, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अलावा आप मैथ्स का कोई सा भी चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो जो आपका इनपुट या जो आउटपुट, वो सब कुछ जो है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे ही चलेगा। हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ दे अगर, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि हमारे अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, हमारे अंडर रूट से कभी आउटपुट भी नेगेटिव नंबर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको यह बात समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट भी कि हमको अगर किसी फलन का प्रांत ज्ञात करना है तो पहले कोई गणितीय संक्रिया नहीं लगाएंगे, पहले प्रांत निकालेंगे जैसा दे रखा है। मन बहुत करता है ऐसा प्रश्न देख करके कि इसको काट दो, तो मन को रोके, मन को रोक करके कहें कि पहले तो प्रांत ही निकालेंगे, पहले तो हम प्रांत ही निकालेंगे, उसके पश्चात जो भी काटना है, जोड़ना है, घटाना है, वो सब काम कब होगा? प्रांत निकलने के पश्चात। ठीक, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि हाउ टू फाइंड डोमेन, किसी भी फलन का प्रांत कैसे ज्ञात करें। तो हमारा जो हमारे जहन में जो बात चल रही है वो चल रही है ये कि आखिर प्रांत, जो कि हम बोलते हैं क्या, डोमेन, वो कैसे निकाले। तो आपको डोमेन निकालने के लिए कुछ मेथड्स हैं और साथ ही साथ कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हैं जिनके मैं पहले डोमेन और रेंज आपको बताऊंगा। जब पहले अपन फंक्शन के डोमेन और रेंज सीख लेंगे फिर मैं आपको वर्किंग रूल बताऊंगा कि आखिर ये प्रांत निकाला कैसे जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे प्रांत का कि प्रांत क्या है। प्रांत है किसी फलन के आत्म निर्भर, किसी फलन के आत्मनिर्भर चर का वह मान जिस पर फलन परिभाषित हो, जिस पर फलन क्या हो? परिभाषित हो। दैट इज, अर्थात, ठीक है ना, यानी कि x के वह सारे वास्तविक मान जिन्हें फलन में रखने पर हमें y के वास्तविक मान प्राप्त हो।
तो ऐसे सारे मानों का समुच्चय, ऐसे सारे वास्तविक मानों का समुच्चय, किसके? x के वो सारे वास्तविक मानों का समुच्चय, जिसे जब हम फलन की परिभाषा में रखें या फलन में रखें तो हमें क्या प्राप्त हो? y के वास्तविक मान प्राप्त हो। तो हम उन सारे मानों के समुच्चय को ही उस फलन का क्या कहलाते हैं? प्रांत कहलाते हैं। अब अगर अपन इसको समझे, जैसे मैंने आपको बोला था कि फंक्शन को लिखा जाता है a से b के बीच में, और यहां पर होता है कुछ y होता है या कुछ f ऑफ x करके लिखा होगा। इसी की हमें, ये क्या है? ये फलन की परिभाषा होती है। हम इसका प्रांत निकालते हैं, तो प्रांत जो होगा वो क्या, किस तरह से डिनोट करूंगा? मैं df से करूंगा। अगर f दे रखा है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि फंक्शन क्या होगा? df है। df का मतलब प्रांत है। अब अगर आपने ये बात समझ लिया कि अगर प्रांत क्या है, प्रांत क्या है? प्रांत इनपुट है। ऐसे सारे मान जिस पर हमारा फलन परिभाषित हो जाए, इसका मतलब फलन परिभाषित होने का मतलब कि ऐसे सारे मान जिन्हें फलन में रखने पर हमें y के वास्तविक मान प्राप्त हो, उन सारों को हम क्या बोलते हैं? हमारे फलन का प्रांत बोलते हैं, यानी डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हमें डोमेन ज्ञात करना है, ठीक है, तो पहले हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके डोमेन बात करेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शन ये हमारी बहुत मदद करेंगे प्रांत और परिसर के लिए, तो मैं दोनों चीजें निकाल देता हूं। यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करेंगे, यहां हम बात करेंगे, और यहां हम बात करेंगे उसी की रेंज की। रेंज का मतलब परिसर, ठीक है ना। फंक्शन का मतलब प्रांत। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पे चलते हैं, और ये जो फलन है ये होगा अपना f ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया ax प्लस बी, और कंडीशन साथ में लिख दी कि a का मान शून्य नहीं और a b बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा? यानी x का मान वो होगा रियल नंबर, और रेंज क्या होगा? वो होगा रियल नंबर। क्योंकि ये क्या है? एक रेखीय व्यंजक है, यानी सरल रेखा, और सरल रेखा कभी रुकती नहीं है, वो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सीरियल नंबर 2 पे चलते हैं। हमने बोला अगला फलन हम लेते हैं, इसी को व्युत्क्रमित कर देते हैं, यानी 1/ax प्लस बी कर देते हैं। कंडीशन वही चल रही है कि a अभी भी शून्य नहीं है और a b बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो इसका प्रांत क्या आएगा? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और नीचे क्या नहीं आ सकता? जो इस हर को अशून्य बना दे, जो इस हर को शून्य बना रहा हो, x का वह मान हमें प्रांत से हटा देना है। तो वो कौन बना रहा है? माइनस का b बाई ए। अगर आप x का मान माइनस बी बाई ए यहां रखेंगे तो ये माइनस बी प्लस बी बनेगा। इसका मतलब रियल नंबर में से माइनस बी बाई ए हटा दे, और इसका जो परिसर होता है उस परिसर में r माइनस 0 लिखना है। क्यों? क्योंकि यह मान क्या हो सकता है? ये कुछ भी हो सकता है, मगर ये अनंत तक। और एक और बात, 1/अनंत शून्य नहीं होता, 1/अनंत का मान शून्य की ओर अग्रसित होता है, 0 को टेंड कर रहा है, पर 0 बनेगा नहीं कभी, क्योंकि अनंत आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि वास्तविक संख्याएं माइनस अनंत और प्लस अनंत के छोटे कोष्टक में है, तो अनंत कभी नहीं कर सकते। और अनंत को आप हमेशा क्या समझेंगे? अनंत एक सांकेतिक रूप से बड़ी संख्या को निरूपित करता है। तो आप कितनी भी बड़ी संख्या रखेंगे तो आपका जो ये पूरा अनुपात है वो अनुपात शून्य के बहुत करीब पहुंच जाएगा, पर शून्य नहीं होगा कभी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वास्तविक संख्याओं में से क्या हटा दें? हम शून्य हटा दें। अपन अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरा हम लेते हैं f ऑफ x बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वही कंडीशन वापस, a इज नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका डोमेन r, और इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज हमें याद है, एक तो माइनस d/4a से लेकर के और अनंत होती है। कब? जब a धनात्मक हो, और y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से लेकर और माइनस का d/4a होती है जब इसका a लेस देन 0 हो। ठीक है, इसके बाद चौथा f ऑफ x बराबर हम बात करते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल ही है और क्यूबिक है। a b c और d बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका प्रांत x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, और इसका परिसर भी रियल नंबर होता है। यानी जो विषम आपका क्यूबिक है, क्यूबिक, उसका जो रेंज होगा वो भी रियल नंबर है और डोमेन भी रियल नंबर है। इसके बाद अपन फिफ्थ पर बात करें, f ऑफ x बराबर
अगर अपन ने बोला ax की पावर, इसको अपन ऐसे ले लेते हैं साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या ले लेते हैं, साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का डोमेन x बिलोंग्स टू r और रेंज y बिलोंग्स टू -1 से 1। ऐसे अपन छठा लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, x बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू -1 से 1। सेवंथ, एफ ऑफ एक्स बराबर 10x। अब 10x का मतलब क्या है, साइन एक्स बटे cos x। नीचे कौन आ गया, cos x। तो क्या हटाना है, वास्तविक संख्याओं में से r में से 2n+1 π/2 को आप हटा दें। 2n+1 π/2 अगर आप हटा देते हैं तो ये परिभाषित होगा, जहां n क्या है, इंटीजर है, और इसका जो परिसर आता है वो आता है r। ठीक है। 8th, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, नीचे साइन एक्स आ गया इसलिए एन पाई हटा दिया, y बिलोंग्स टू r। 9th, एफ ऑफ एक्स बराबर आपका आ गया कॉट एक्स के बाद सेक एक्स। सेक एक्स का मतलब होता है 1 बटे कॉस एक्स, नीचे कौन, कॉस एक्स। क्या हटाएंगे, 2n+1 π/2। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है किसकी, साइन एक्स की। साइन एक्स और कॉस एक्स और सेक एक्स। तो कॉस एक्स की रेंज -1 से 1, तो उसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो जो हमें रेंज मिलेगी वो मिलेगी -∞ से -1 यूनियन 1 से अनंत। या इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है कि आप रियल नंबर में से -1 से 1 हटा रहे हैं। दो तरीके से निरूपित करते हैं। 10th, एफ ऑफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नीचे कौन है, साइन, तो क्या हटा दो, एन पाई। ये तो इसका काम हो गया, एन बिलोंग टू इंटीजर, और y बिलोंग्स टू इसका क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके अनंत। ठीक है। 11th, एफ ऑफ एक्स बराबर इनके व्युत्क्रम, ये बहुत काम किया बेटा, साइन इनवर्स एक्स। तो आप क्या करो, जो आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के परिसर लिखे हैं, पहले जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इन सबके जो आपने परिसर लिखे हैं उन्हें इनके प्रांत में लिखो। व्युत्क्रमित है यानी इनवर्स है, इनवर्स का मतलब जो हमारे फलन का परिसर होगा वो उसके इनवर्स का प्रांत होगा। याद रखें मैंने क्या बोला कि किसी फलन का जो परिसर होता है वो उसके प्रतिलोम फलन का प्रांत हो जाता है। किसी का परिसर, फंक्शन का परिसर उसके इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स का x बिलोंग्स टू -1 से 1। फिर ले लेते हैं 12th, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स एक्स। मैं एक बार लिख लेता हूं सारे, 13, एफ ऑफ एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, और एक और लास्ट में लिख लेते हैं 16, एफ ऑफ एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का भी प्रांत क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 आ जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का परिसर r है तो इसका प्रांत r है। कॉट इनवर्स एक्स का परिसर r है, क्यों, कॉट एक्स का परिसर r है तो कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत r हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से अनंत हो गया, और x बिलोंग्स टू इसका भी क्या आ जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से अनंत आ गया। ये तो सब क्या आ गए बेटा, प्रांत आ गए। क्यों कि जो ये परिसर थे वो उनके व्युत्क्रम का प्रांत बन गए। अब इनका परिसर क्या आएगा, तो ध्यान रखना ये दो परिवार है, एक परिवार है टेन का और एक परिवार है कॉट का। ठीक है, टेन का परिवार जो चलता है वो अपना -π/2 से π/2 चलता है। ब्रैकेट्स अलग अलग होते हैं लेकिन चलेगा कहां से कहां तक, -π/2 से
प्लस पाई बाय 2 की तरफ। अब 10 के परिवार में कौन कौन है? 10 के परिवार में है साइन और उसका भाई कोसेक, साइन और उसका भाई कोसेक एक्स, कॉस एक्स नहीं कोसेक एक्स, ठीक है। ऐसे ही कॉट के परिवार में भी दो आते हैं, कौन? कॉस और उसका भाई सेक, ठीक है। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का जो परिसर है वो क्या आएगा? y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहां पर दोनों ब्रैकेट कैसे हैं? क्लोज, तो यहां आएगा माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, ये इसकी प्रिंसिपल रेंज कहलाती है। कॉस इनवर्स एक्स इसका जो है ये चलेगा 0 से पाई, और ब्रैकेट कैसा है? क्लोज, तो यहां पर भी क्लोज। 10 वाला, साइन वाला और कोसेक वाला माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही चलेंगे, तो 10 इनवर्स एक्स वाला कहां से कहां तक जाएगा? ये जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि रियल नंबर माइनस अनंत से प्लस अनंत ओपन ओपन में चल रहा था। तो कॉट इनवर्स एक्स का भी आपको समझ में आ जाएगा, वो आएगा 0 से पाई, ठीक है। अब कौन है? सेक। सेक किसके परिवार का है? कॉट के परिवार का है, और बीच में कुछ छोड़ रहा है। देखो माइनस अनंत से अनंत में बीच का कुछ हिस्सा उसने अपने प्रांत से हटा दिया। क्या हटाया? -1 से लेके 1 तक की चीज हटा दी। तो यहां पर अपन उसे कैसे लिखेंगे? y बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट में 0 से क्लोज ब्रैकेट में पाई, और 0 और पाई के बिल्कुल बीच का अंक कौन सा होगा? 0 प्लस पाई बटे 2। तो आप बीच का बिल्कुल जो हिस्सा है उसे हटा दे और बोल दे माइनस पाई बाय 2, ठीक है। ऐसे ही कोसेक इनवर्स एक्स है। कोसेक इनवर्स एक्स किसके परिवार वाला है? 10 के परिवार वाला है, तो y बिलोंग्स टू क्या देगा? वो देगा माइनस पाई बाय 2 से लेकर के और पाई बाय 2 तक देगा। अब इन दोनों के जस्ट बीच का नंबर कौन सा है? तो पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 2 0, 0 बटे 2 यानी 0। तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? माइनस का 0, ठीक है। सेवनटीन में अपन ले लेते हैं log x। आधार नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन अपन को पता है इसका प्रांत क्या होगा? x बिलोंग्स टू 0 से लेके अनंत। log के अंदर जो संख्या आती है वो सदैव धनात्मक आती है, और इसका परिसर यानी y, इसको अपन बोल देते हैं f ऑफ x इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू माइनस अनंत से प्लस अनंत, ये सारे मान लेता है, ठीक है। 18th f ऑफ x बराबर e की पावर x। अब ये जो log x है, अगर अपन इसका बेस e मान लेते हैं, मान लो, तो log x का व्युत्क्रम ही e की पावर x है। log x का व्युत्क्रम यानी इनवर्स, ठीक है। इनवर्स जो है वो क्या है? प्रतिलोम जो है वो क्या है? e की पावर x है। तो इसका जो परिसर है वो इसका प्रांत बन जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू, देखो माइनस अनंत से अनंत, और इसका जो प्रांत है वो इसका परिसर बनेगा। तो यहां पर y बिलोंग्स टू क्या बनेगा? y बिलोंग्स टू बन जाएगा 0 से लेके और इनफाइनाइट। अब आप बोलोगे कि सर इससे पहले वालों में जब आपने इनवर्स पढ़ाया था तो आप उसमें तो नहीं ले रहे थे, आपने तो कुछ और ही लिया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लिया, तो ऐसा क्यों है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना हिंट दे रहा हूं कि किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन अगर ज्ञात करना है तो आपका फलन एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एकाकी और आच्छादक। अब एकाकी और आच्छादक तब होता है जब x के एक मान के लिए y का एक मान आ जाए, जबकि हम जानते हैं कि जितने भी हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, sin x, cos x, tan x, cot x, ये सारे आवर्तीय फलन होते हैं, यानी एक निश्चित अंतराल के पश्चात ये फलन अपने मानों को पुनरावर्तित करते हैं, तो इनका प्रतिलोम निकालना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक केस में इनके प्रांत को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इनके प्रांत के ऊपर शर्तें लगा करके उस फलन को यानी त्रिकोणमितीय फलन को हम क्या बनाते हैं? हम उसे एकाकी बनाते हैं, और जब बनाते हैं तो हम कुछ वैल्यूज को फिक्स करते हैं, वो फिक्स वैल्यूज यहां पर परिसर में आई हैं। तो अगर sin x को हम बोले कि क्या वो प्रतिलोम फलन निकाल सकता है, तो हम बोलेंगे उसके दिए गए प्रांत में तो वो नहीं निकाल सकता, तो हमें क्या करना है? फलन के प्रांत को छोटा करना है। ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखेंगे इसी को, ठीक है। अभी हमने यहां पर बात कर लिया इसका, log x आ गया, e की पावर x आ गया 19, f ऑफ x अपन मान लेते हैं कि आपका क्या आ गया? अंडर रूट के अंदर 1/x आ गया, कुछ इस तरह का आ गया, रूट के अंदर 1/x। हम ये जानते हैं कि अगर सिर्फ 1/x होता तो हम लिखते हैं x का मान 0 नहीं है। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो इसी का मतलब एक्चुअली में लिखा हुआ है 1/√x।
अब इसका प्रांत कैसे निकालेंगे? तो आपको यह ध्यान देना है कि जो नीचे लिखा है वो शून्य भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो x लिखा है ये वर्गमूल के अंदर है, तो हमें वर्गमूल को बचाना है, तो हमको यहां पर लिखना पड़ेगा कि x का मान 0 से लेके अनंत होगा। इस 0 को ले नहीं सकते क्योंकि 0 पर नीचे वाली संख्या शून्य बनेगी, जो कि गणितीय सिद्धांत के विपरीत है। गणित ने बोल रखा है कि आपका हर कभी भी किसी भी केस में शून्य नहीं होने वाला है। तो अब आपका x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी है, और अगर इसकी रेंज निकालोगे तो y बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा? आप इसका y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी ले लें, ठीक है, क्योंकि आप यहां पर बहुत छोटे छोटे मान रखेंगे तो ये अनंत तक जाएगा, और आप बहुत बड़े बड़े मान रखेंगे तो ये शून्य की ओर अग्रसित हो जाएगा। तो हम लोगों को ये स्टैंडर्ड फंक्शंस जो दे रखे हैं, इन स्टैंडर्ड फंक्शंस के डोमेन और रेंज याद रखने होते हैं। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन के डोमेन और रेंज अगर हमें याद है तो फिर अब हम क्या करें? हम सीखते हैं अगला काम, प्रांत निकालने के उसमें हमको चाहिए वर्किंग रूल। आखिर क्या कार्य प्रणाली का इस्तेमाल हो कि हम फलन का प्रांत ज्ञात कर सके? प्रांत ज्ञात करने के लिए कुछ वर्किंग रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, और अगर आपको ये वर्किंग रूल आते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, तो आपके लिए किसी भी फलन का प्रांत निकालना सिर्फ गणितीय कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आपको उसको समझना पड़ेगा, और उसके लिए हमें इन स्टैंडर्ड फंक्शंस का भी इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है? पहला वर्किंग रूल, यदि फलन y बराबर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स के रूप में दिया गया हो, अंडर रूट एफ ऑफ एक्स के रूप में दिया हो, तब के रूप में दिया हो, वह एफ ऑफ एक्स का प्रांत, एफ ऑफ एक्स का प्रांत डीएफ हो। एफ ऑफ एक्स जो अंदर दे रखा है वर्गमूल के अंदर, उसका प्रांत क्या है? उसका प्रांत तो डीएफ है। और हमको क्या दे दिया कि इस फलन का हमें प्रांत ज्ञात करना है। अपन इसको मान लेते हैं y ना लिख करके मैं इसको लिख देता हूं कि ये g ऑफ एक्स है, कोई नया फलन है जो अंडर रूट एफ ऑफ एक्स के रूप में है। मुझसे कहा गया कि आप dg बताओ, तब dg यानी gx का प्रांत वो क्या होगा? वह होगा fx का प्रांत यानी df, इंटरसेक्शन, या इंटरसेक्शन भी मत करो, df, और df में से माइनस कर दो क्या? जहां यहां आपका f ऑफ x क्या आ जाए? ऋणात्मक आ जाए। तो आपको इसके साथ क्या करना है? इसके साथ इंटरसेक्शन करना है। किस सवाल का? f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का। तो f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब आप हल करोगे तो जो उत्तर आएगा उस उत्तर का प्रांत के साथ आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन करना है, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। जैसे मैंने आपसे बोला एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए आपको मैंने f ऑफ x बराबर दे दिया अंडर रूट ln x, मैंने कहा इसका प्रांत ज्ञात करो। तो सबसे पहले किसको बचाओगे? सबसे पहले तो हमको किसका प्रांत चाहिए? ln x का प्रांत चाहिए। ln x के प्रांत के लिए हम क्या बोलेंगे? ln x का प्रांत क्या होता है? x बिलोंग्स टू 0 से अनंत। ये किसका प्रांत हो गया? ln x का, यानी ln x बच गया। अब ये ln x कहां बैठा हुआ है? ये ln x वर्गमूल में बैठा हुआ है, तो फिर हमें लिखना पड़ेगा ln x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला था? f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखो। तो जब आपने ln x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा तो ln का मतलब होता है log का आधार कितना? e का मतलब 2 दशमलव कुछ, 2 दशमलव कुछ का मतलब आधार कैसे बढ़ा? 1 से बढ़ा। अगर आधार 1 से बढ़ा तो log कैसा फलन? वर्धमान फलन। और वर्धमान फलनों को यदि हटाया जाता है तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। इसका मतलब x जो आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू e की पावर 0। ये मैंने एंटीलॉग लिया तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। यानी मुझे अब इंटरसेक्शन करना है किसका? x बिलोंग्स टू 1 से अनंत का। अब इंटरसेक्शन करने का तरीका हमको मालूम है, संख्या रेखा पर माइनस अनंत डालेंगे, प्लस अनंत डालेंगे, जो जो अंक हमें दिख रहे हैं 0 और 1 डालेंगे। पहला उत्तर कह रहा है 0 ओपन से अनंत। देखिए यहां क्योंकि मैंने छोटा कोष्टक लगाया तो मैंने 0 के ऊपर भी क्या करा? मैंने ओपन गोला लगाया है, ठीक है। और यहां पर 1 क्लोज है तो 1 पर मैंने डार्क कर दिया और 1 से लेकर अनंत तक चला गया। अब ऐसी कौन सी इंटरवल है, ऐसा कौन सा आपका अंतराल है जहां पर दोनों रेखाएं एक साथ आ गई हैं?
तो आप बोलेंगे कि सर दोनों रेखाएं जो है वो x बिलोंग्स टू 1 से लेके अनंत तक आ रहा है, इसका मतलब आपके प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा कितना, 1 से अनंत। तो आपने क्या समझा कि हमको एक gx एक अंडर रूट fx के रूप में दिया गया और हमसे बोला गया कि इसका प्रांत ज्ञात करो। तो सबसे पहला काम किसका प्रांत ज्ञात करना है, fx का। fx का प्रांत अपन ने बोला कि वो कितना है, df आ गया। फिर क्या करेंगे, फिर हम df तो अपने हमारे पास आ ही गया है, हम f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने बोल रखा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बारे में बात करेंगे। यदि हम रियल नंबर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हमारे वर्गमूल के अंदर कोई भी अंक ऋणात्मक नहीं आ सकता, अऋणात्मक होना चाहिए। इसका मतलब इस फलन के मान को क्या होना पड़ेगा, अऋणात्मक होना पड़ेगा। और हम यही जानना चाहते हैं कि x के किन मानों के लिए मेरा f ऑफ x जो है वो अऋणात्मक मान देने वाला है। मेरे f ऑफ x का मान क्या, x का मान क्या होगा कि मेरे f ऑफ x का मान अऋणात्मक हो जाए। तो जो उत्तर आया उस उत्तर को आपको इसके df के साथ इंटरसेक्शन करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, जैसे मैंने एग्जाम्पल में बोला अंडर रूट के अंदर 1 अपॉन साइन इनवर्स x, मैंने ये दे दिया। तो सबसे पहले अब देखो इसमें क्या है कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा फलन है। तो सबसे पहले तो अपन की बात करें कि साइन इनवर्स x वो भी कैसे है, नीचे है। तो अपन क्या समझे, पहले सबसे पहले हम साइन इनवर्स x का डोमेन निकाल लेते हैं। तो साइन इनवर्स x का जो डोमेन निकलेगा वो कहेगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 होता है। इसमें साइन इनवर्स x को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब ये साइन इनवर्स x कहां बैठा हुआ है, हर में बैठा हुआ है। तो हमें सबसे पहले दूसरी बात जो लिखनी पड़ेगी वो क्या, कि साइन इनवर्स x का मान कभी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप बोलोगे कि x का मान निश्चित तौर पर शून्य नहीं होगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रियल नंबर में से कुछ भी ले लो मगर क्या हटा दो, 0 हटा दो। ठीक है, ऊपर वाले ने तो -1 से 1 ब्लॉक कर ही दिया, नीचे वाले ने कहा कि शून्य भी हटा दो। अब ये कहां बैठा है, वर्गमूल में बैठा है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि 1/sin इनवर्स x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब साइन इनवर्स x का मान निश्चित तौर पर ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 तो आ ही नहीं सकता ये भाई। 1 अपॉन साइन इनवर्स x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और साइन इनवर्स x शून्य नहीं हो सकता, तो हमको बोलना पड़ेगा कि साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0 हो तो x ग्रेटर देन साइन 0 होगा। इसका मतलब x का मान जो होगा वो 0 से अनंत जाना चाहिए। अब आपके पास 3 उत्तर आ रहे हैं 3 केसेस के लिए, एक ये आया, एक ये आया और एक ये वाला आंसर आ गया। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इन तीनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या कर रहे हैं, हम अंक लिख रहे हैं माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत। यहां पर आ गया आपका -1, यहां आ गया 1, ये 0 है तो 0 को भी लिख लेते हैं। पहला उत्तर कहां से कहां तक जाने के लिए कह रहा है आपका, पहला उत्तर कह रहा है कि आप -1 क्लोज से और 1 क्लोज तक जाओ। दूसरा उत्तर कह रहा है कि आप रियल नंबर में कहीं भी चले जाओ, बस शून्य को छोड़ दो। और तीसरा कह रहा है कि 0 से अनंत में आप कहीं भी चले जाओ, 0 को लेना नहीं है और अनंत तक चले जाओ। अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर तीनों रेखाएं एक साथ आ गई हैं। तो आप बोलेंगे कि सर ये जो एरिया आप देख रहे हैं कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1, इसी एरिया में मेरी तीनों रेखाएं, बाकी किसी भी अंतराल में मेरे पास तीनों रेखाएं एक साथ नहीं आ रही हैं। यानी 0 से 1 वही अंतराल है जिस अंतराल पर तीनों कंडीशनें 1, 2 और 3 तीनों की तीनों संतुष्ट हो जाएंगी। अब तीनों संतुष्ट कैसे होंगी, 0 को नहीं लेना है तो x बिलोंग्स टू 0 ओपन आ जाएगा, 1 को लेना है तो 1 पर क्लोज आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 0 to 1 आपका क्या हो गया, प्रांत हो गया। तो अगर आपका कोई फलन दिया गया हो जो √1 fx के रूप में हो तो आपको इस तरीके से उसे हल करना है। यह पहला वर्किंग रूल है। अब चलते हैं दूसरे पर। दूसरा वर्किंग रूल कहता है यदि f ऑफ x का प्रांत, यदि f ऑफ x का प्रांत df है तथा g ऑफ x का प्रांत dg है। f ऑफ x का प्रांत df है तथा gx का प्रांत dg है, तब एक नया फंक्शन मैंने बनाया h ऑफ x, जो क्या है,
जो है एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, या तो प्लस हो जाए या तो माइनस हो जाए, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। तो इसका प्रांत यानी डीएच क्या निकलेगा, डीएच निकलेगा डीएफ इंटरसेक्शन डीजी। यानी आप एफ एक्स का प्रांत अलग ज्ञात कर लें, जी एक्स का प्रांत अलग ज्ञात कर लें, और क्या करें, इन दोनों प्रांतों का इंटरसेक्शन करा दे, तो आपको किसका प्रांत मिल गया, एच एक्स का प्रांत मिल गया। ऐसे ही अगर अपन कहें एक और, एच ऑफ एक्स मैंने डिफाइन करा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स से, तो आपका जो डीएच आएगा वो डीएच क्या आएगा, वो डीएच आएगा डीएफ इंटरसेक्शन डीजी। इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एफ एक्स और जी एक्स का अलग अलग प्रांत निकाला, आपका फलन आ रहा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो एफ एक्स का प्रांत ज्ञात कर ले, जी एक्स का प्रांत ज्ञात कर ले, और उन दोनों आंसरों का इंटरसेक्शन कर ले। मैं एक बार आपको फिर बताना चाहूंगा, एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हम यूनियन कब करते हैं और इंटरसेक्शन कब करते हैं, हम संगठन कब करेंगे और प्रतिच्छेदन कब करेंगे। जब आप किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं और उस प्रश्न को हल करते वक्त आपको कई सारी कंडीशनों को हल करना पड़ रहा है, मान लीजिए दो कंडीशनें आपको दी गई है जिनको आपको हल करना है, और ये दो शर्तें जो आपको दी गई हैं वो शर्तें आपको समझ में आता है कि दोनों शर्तें एक साथ जब तक नहीं होंगी तब तक ये प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी हो और ये भी हो, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, इंग्लिश का और नहीं बोल रहा हूं, किसका बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं। तो ये भी शर्त पूरी हो और ये भी शर्त पूरी हो, तो जब आप हिंदी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, और का, तो आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। ठीक है, अगर आपके लिए कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये भी शर्त हो या ये शर्त हो, दो शर्तें हमने दी, एक तो ये भी हो और ये भी हो, तो आपको इन दोनों के आंसरों का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। और अगर आपका प्रश्न आ जाए कि या तो ये शर्त हो तो भी ठीक है या ये हो जाए, तो अगर आप हिंदी शब्द या का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उन उत्तरों का क्या करना है, यूनियन करना है। इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप कंडीशंस के बीच में इफ यू आर यूजिंग एंड, ये वर्ड आप एंड, इसको हिंदी में हम बोल क्या रहे हैं, और, तो आपको हमेशा क्या करना है, दोनों आंसरों का इंटरसेक्शन करना है। और जब आप इंग्लिश में यूज कर रहे हैं और, या हिंदी में आप उसको बोल रहे हैं या वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको यूनियन यूज करना है, आपको यूनियन लगाना है। ठीक है, अब देखिए इसको, एफ एक्स इंटू जी एक्स दिया मुझे एच एक्स, तो मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा एच एक्स परिभाषित हो जाए। एच एक्स के परिभाषित होने के लिए एफ ऑफ एक्स को भी परिभाषित होना पड़ेगा और जी एक्स को भी परिभाषित होना पड़ेगा। ये नहीं बोल सकता मैं कि एफ ऑफ एक्स को परिभाषित होना पड़े या जी एक्स, ऐसा नहीं, एफ एक्स को भी परिभाषित होना पड़ेगा और जी एक्स को भी परिभाषित होना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल किया, और, तो मैं क्या लगा रहा हूं, इंटरसेक्शन लगा रहा हूं। और ये आप हर जगह याद रखेंगे। हम लोग मापांक हल करा करते थे, मापांक में हमने अंतराल विधि सीखी थी, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन मेथड या मेथड ऑफ इंटरवल। मैंने पहला केस बनाया, उसको हल करा और उत्तर आ गया। तो वो क्या हुआ कि जब ये कंडीशन होगी और ये आंसर आएगा, तो क्या हो रहा है, और कंडीशन है, और या ये उत्तर हो या ये उत्तर हो, तो हम उसका यूनियन करते थे, तभी तो उसको हम यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन मेथड बोलते थे। यहां पर बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखते हैं अगला, एच ऑफ एक्स आपको दे दिया, मान लीजिए एफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स, तो क्या आएगा, डीएच, डीएच आएगा डीएफ इंटरसेक्शन डीजी। यहां तक की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि जीएक्स आपका कहां पर बैठा हुआ है, हर में बैठा हुआ है, जीएक्स को शून्य होने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, जीएक्स स्वयं तो शून्य हो ही सकता है, परंतु जब हम नया फलन बना रहे हैं एच ऑफ एक्स, तो वहां हमने जीएक्स को कहां बिठा दिया है, हर में बिठा दिया है अनुपात में। और हम जानते हैं कि हर कभी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। जब हर शून्य नहीं होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको शून्य बनाना पड़ेगा, और एक्स के वह सारे मान जो शून्य आ रहे हैं उनको हमें उत्तर से हटाना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, वह सारे मान जो जीएक्स को क्या बना देते हैं, जो जीएक्स को शून्य बना रहे हैं, उन सारे मानों को हम इस जो इंटरसेक्शन है इसमें से हटा देंगे।
इस वाले पॉइंट को ध्यान भी रखेंगे। क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि पहले fx का प्रांत अलग से निकाल लो, gx का प्रांत अलग से निकाल लो और दोनों को df इंटरसेक्शन dg कर लो। यहां तक तो कुछ मत सोचना। फिर आप ये देखना कि x के कौन कौन से मान हैं जो इस gx को क्या बना रहे हैं, शून्य बना रहे हैं। जो इनको gx को शून्य बना रहा है उन सब मानों को आप जो x के मान आए उन मानों को अपने प्रांत में से हटा देंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके डोमेन होगा किसका, h ऑफ x। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड वर्किंग रूल पर चलते हैं। थर्ड वर्किंग रूल कहता है कि यदि f ऑफ x का प्रांत x बिलोंग्स टू a ओपन से b, a क्लोज से b ओपन है, या आप क्लोज क्लोज भी ले सकते हैं, ओपन ओपन भी ले सकते हैं, ओपन क्लोज भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। मैंने तो यहां पर क्या करा, अपनी मर्जी से a को क्लोज ब्रैकेट में लिया है और b को छोटे कोष्टक में यानी ओपन ब्रैकेट में ले लिया। मैंने कहा कि x का मान कहां से कहां तक जा रहा है, a से लेके b तक जा रहा है। तब h ऑफ x बराबर, अगर आपको दे रखा हो f ऑफ x f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, जहां gx का प्रांत, जहां gx का प्रांत dg है, जहां gx का प्रांत क्या है, dg है, तो dh क्या होगा, तो हमें क्या निकालना है, dh। हमें तो किसका प्रांत निकालना है, इसका निकालना है। तो dh का प्रांत क्या होगा, dh का प्रांत होगा कि जो dg आपके पास है अंदर वाला फलन, उसका तो प्रांत आपने लिख ही लिया, और इंटरसेक्शन करेंगे और हल क्या करेंगे, हल ये करेंगे कि जो gx है वो निश्चित तौर पर a से b के बीच में हो। मतलब एक तो आपने जो अंदर फलन दे रखा है उसका प्रांत आप पहले निकाल लें, वो तो gx का प्रांत आएगा, वो क्या आ गया, dg आ गया। अब ये जो gx है ये किसके अंदर है, ये दिया गया है fx के अंदर, और fx ने बोला कि मेरा इनपुट कहां से कहां तक चलना चाहिए, a से b। इसका मतलब अब जो f को इनपुट देगा वो इनपुट देने की जिम्मेदारी किसके पास है, g के पास है। यानी g जो अपना आउटपुट देगा अब वो f का क्या बनने वाला है, इनपुट बनने वाला है। और gx ने पहले ही बोल दिया था कि मेरे को जो इनपुट चाहिए वो कहां से कहां तक चाहिए, a से b तक। तो हमने dg तो निकाल लिया, फिर हमने बोला कि हम x के वह मान निकालना चाहते हैं जो gx को कहां से कहां तक भगाएंगे, a से लेके b तक। तो x के वह सारे मान जो gx को a से लेके b तक लेके जाएं, उन मानों का जो उत्तर आएगा वो, और जो dg है उनका इंटरसेक्शन करने पर ही हमें हमारे dh का प्रांत मिलेगा। इस पर अपन एक सवाल करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने कि मेरे को बोला गया f ऑफ x बराबर ln, इसको उल्टा कर लेता हूं, साइन इनवर्स ln x। मैंने कहा कि मुझे इसका प्रांत ज्ञात करें, इसका प्रांत ज्ञात करें। अब इसका प्रांत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कि अंदर कौन है बाहर कौन है, उन सबको देख ले। तो अंदर जो फलन है वो ln x है, यानी हमारा जो gx हमको प्रश्न में दिया गया था वो हमें ln x दिया गया है, और f ऑफ x जो हमको दिया गया है वो साइन इनवर्स x दिया गया है। तभी तो हमारा ये फलन इस तरह से बन रहा है, ठीक है, फॉर कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन जो है। अब हम क्या बोलते हैं कि हम सबसे पहले dg निकालेंगे। तो dg का जो आपका उत्तर आएगा ln x का वो 0 से लेके अनंत तक होगा। ये इसका प्रांत हो गया, इसको अपन लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से लेके अनंत तक। ये तो किसका प्रांत हो गया, आपका gx का, अंदर वाले का। हम पहले बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं अंदर वाले की। हमने क्या निकाल लिया, dg निकाल लिया। ये अंदर था f ऑफ g ऑफ x साइन इनवर्स ऑफ ln x। तो मैंने सबसे पहले किसका प्रांत निकाला, dg निकाल दिया। तो हमारा आ गया f ऑफ x बराबर साइन इनवर्स x, dg बराबर आ गया x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। साइन इनवर्स x परिभाषित कहां से कहां तक होता है, तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x की जो परिभाषा है वो कहती है कि x का मान -1 से 1 होना चाहिए। अब यह कहता है कि साइन इनवर्स के अंदर x नहीं है, इस x की जगह पर कौन बैठा हुआ है, इस x की जगह पर ln x बैठा हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप इस प्रश्न को देख करके ये बता पा रहे हैं कि साइन इनवर्स x की जगह पर कौन है, ln x, तो बेसिकली इस x की जगह पर कौन आना चाहिए था, ln x को कहां से कहां तक जाना पड़ेगा, -1 से।
देखिए यहां साइन इनवर्स ln x लिखा है, मैंने बोला साइन इनवर्स x होता तो उसका प्रांत -1 से 1 होता, ठीक है। तो -1 से 1 जाना था, लेकिन इस x के स्थान पर कौन है, ln x है, तो अब ln x के मान को -1 से जाना है, इसका मतलब ln x का जो मान है वो -1 से 1 जाएगा। ln x परिभाषित हो चुका है 0 से अनंत पर, और log का जो आधार है वो 2.7 के आसपास है, इसका मतलब 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है तो log कैसा फलन हो गया जाता है, वर्धमान फलन है, यानी प्रतिलोम लेने पर, एंटी लॉग लेने पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी समीकरणों का चिन्ह परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे x, यहां आएगा e की पावर -1 और यहां आ जाएगा e की पावर, तो आपका x का मान कितना आ गया, 1/e से लेकर और e तक आ गया। और आपका जो ये वाला था dg वो ये था, तो आपको क्या करना था, dg इंटरसेक्शन और क्या कि आपको gx को कहां से कहां तक लेके जाना था, a से लेके b तक जाना था। यही तो आपका उत्तर अपन ने पिछली बार समझा था, तो इसका मतलब dg तो मेरा आ गया 0 से अनंत, और इस प्रश्न का जो उत्तर आया है वो आ रहा है 1/e से लेकर के और e तक। अब इनका अगर अपन इंटरसेक्शन ले तो ये माइनस अनंत आ गया, ये प्लस अनंत आ गया, यहां कहीं पर 0, यहां कहीं पर 1/e और यहां कहीं पर e। देखे जाए तो पहला उत्तर 0 से लेकर अनंत तक जाने के लिए कह रहा है, और दूसरा उत्तर 1/e से लेकर के e तक जाने के लिए कह रहा है। दोनों के अंदर जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है, 1/e से लेकर e, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/e से लेकर e तक आएगा। अगर हम अगला प्रश्न करें इसमें, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा मैंने कि f ऑफ x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट के अंदर ln x। सवाल वैसा ही था, बस मैंने थोड़ा सा बदल दिया, अब एक अंडर रूट और बीच में फंसा दिया। अब हमसे बोला जाए कि इसका प्रांत ज्ञात करो, इसका प्रांत ज्ञात करें। अब इसका प्रांत कैसे ज्ञात करें, सबसे पहले तो जो सबसे अंदर है उसको बचाओ। सबसे अंदर तो x था, x सबसे पहले किसको, देखो इनपुट कैसा होगा, इनपुट है x का मान। अब ये x का मान सबसे पहले किसको दिया जाएगा काम करने के लिए, ये जो रॉ मटेरियल है, मान लो x क्या है, रॉ मटेरियल है, तो x किसको देगा सबसे पहले अपना काम करने के लिए, वो देगा log को काम करने के लिए। तो हमारा मकसद है ये है कि ln को सबसे पहले बचाएंगे हम। तो हमने बोला जब इसको मिलेगा, ln को मिलेगा, तो सबसे पहले ln x का प्रांत सेट कर लो। तो ln x का जो प्रांत आएगा उसमें आप बोलोगे कि सर x का मान निश्चित तौर पर 0 से और अनंत आएगा। मैंने ln x को बचा लिया। अब ये ln x जब बच गया तो ये अपने अंदर इनपुट लेगा और अपना आउटपुट निकालेगा। ये आउटपुट किस में जाएगा, ये आउटपुट जाएगा अंडर रूट के अंदर। अंडर रूट कहता है कि साहब कुछ भी ले लो मेरे अंदर, पर मेरा इनपुट निश्चित तौर पर अऋणात्मक रखो। और इसको इनपुट देने वाला कौन है, इसको इनपुट देने वाला log x है, ठीक है। तो अंडर रूट कहता है कि मेरे अंदर जो भी है वो मुझे इनपुट क्या दे, 0 से लेके अनंत तक दे, और वो अंदर कौन है, ln x। तो ये पहला स्टेप हो गया था। दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, हम ln x को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कौन बैठा है, ln x बैठा है। तो अब ये ln x की जिम्मेदारी होती है कि वह वर्गमूल को 0 से अनंत का आउटपुट दे। ln x तो बच गया अपने आप में, उसने कहा कि मैं तो अपना इनपुट 0 से अनंत लेके खुश हूं और मैं अपना आउटपुट देने को तैयार हूं। पर जो बाहर बैठा है उसने क्या बोला कि भाई ln x ऐसा करो कि हमको भी क्या चाहिए, हमको भी परिभाषित होना है, तो हमको भी 0 से इनफाइनाइट लेके चलो। अब ln x को जाना पड़ा कहां से कहां तक, 0 से अनंत तक। तो ln x को अगर 0 से अनंत तक जाना है तो हम बोलेंगे x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू e की पावर 0, जो आपसे बोलेगा कि x बिलोंग्स टू 1 से लेके अनंत। आपने बोला कि यदि log का इनपुट हम x की वैल्यू को 1 से लेकर अनंत तक भेजें तो log जो है वो या तो 0 देगा या 0 से बड़े मान देगा, किसको, वर्गमूल को। तो अब कौन बच गया, शुरुआत हमने किसको बचाने की करी थी, x के बाद हमने किसको बचाने की करी थी, log को। log बच गया तो फिर हमने अब किसको बचाया, वर्गमूल को बचा लिया। अब वर्गमूल के बाद हम कहां चल रहे हैं, वर्गमूल के बाद हम वापस चल रहे हैं कहां पर, साइन इनवर्स में। अब साइन इनवर्स क्या कहता है, साइन इनवर्स x कहता है कि मेरा x जो होगा वो -1 से होगा। लेकिन जब हमने प्रश्न को देखा तो इस x की जगह पर, इस x की जगह पर बैठा था अंडर रूट ln x। तो इसका मतलब रूट ln x का मान कहां से कहां तक होना चाहिए, रूट ln x का मान होना चाहिए -1 से लेके 1 तक। मतलब ये कि अगर मैं
रूट ln x के मान को कहां से कहां तक लेके जाना चाहता हूं, -1 से लेके और 1 तक लेना चाहता हूं। अब आपको पता है कि इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर तो कुछ भी आ जाएगा, मतलब इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सदैव सत्य है, इट इज ऑलवेज ट्रू। क्यों? क्योंकि वर्गमूल है तो वो तो शून्य देगा, सबसे कम मान कितना देगा, शून्य देगा, वरना शून्य से अधिक ही देगा। तो हमको प्रश्न किसके बारे में बात करनी है, इसके बारे में बात करनी है। तो हम लिख लेते हैं अंडर रूट ln x लेस देन इक्वल टू 1, वर्गमूल किया, वर्ग किया तो ln x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल्स टू e, यानी x का जो मान है वो आपका कहां से कहां तक आ गया, माइनस अनंत से लेके e तक। ठीक है, x की वैल्यू अपन लेस देन e मान लेते हैं। अब आप देखें, आप शुरुआत करी थी आपने x की वैल्यू 0 से अनंत तक, फिर क्योंकि ln x इसमें आ गया था तो आपने बोला कि साहब x की वैल्यू 1 से अनंत तक, और फिर आप बोल रहे हैं e से छोटा, तो अपन क्या करें, इंटरसेक्शन करा ले। इंटरसेक्शन कराने के लिए मैं सारे नंबर लिखता हूं, तो मुझे 0 दिख रहा है, मुझे 1 भी दिख रहा है और मुझे e भी दिख रहा है। पहला उत्तर कह रहा है कि आप 0 से लेकर अनंत तक जाओ, ये अनंत और माइनस अनंत। दूसरा कह रहा है कि आप 1 से अनंत जाओ, लेकिन 1 पर भी क्लोज है, 1 पर क्लोज है, ध्यान रखना, तो 1 से लेकर अनंत जाओ। और तीसरा कह रहा है कि आप e से छोटे हो जाओ, e से आप क्या हो जाओ, छोटे हो जाओ। तो आपका कॉमन पार्ट कहां पर आया, 1 से और e तक आया, यही आपका इस फलन का क्या हो गया, प्रांत हो गया। तो अगर आपको फलन का प्रांत ही ज्ञात करना था तो वो 1 से लेके e है, आप जब e डालेंगे तो ये 1 देगा, और जब आप 1 डालेंगे तो ये 0 देगा, तो ये 0 से 1 के बीच में। तो प्रोसीजर क्या करा, आखिरी में आकर के किसको बचाया हमने, साइन इनवर्स को। तो ये जो रास्ता है बचाने का रास्ता, आपको हमेशा इसी रास्ते पे चलना है, तो आपका उत्तर हमेशा ही सही आएगा अगर आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ठीक है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पर और बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, तो अपन सवालों की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यदि f ऑफ x का प्रांत, यदि f ऑफ x का प्रांत x बिलोंग्स टू -3 से 7 है, f ऑफ x का प्रांत x बिलोंग्स टू -3 से 7 है, तब gx का प्रांत ज्ञात करें, gx का प्रांत ज्ञात करें जहां gx बराबर 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 2x प्लस 5 प्लस 7 है। gx को जो परिभाषित किया गया वो कैसे परिभाषित किया गया, 3 इंटू एफ ऑफ, और f के अंदर क्या डाल दिया, 2x प्लस 5 प्लस 7। अब देखो प्लस 7 को कोई दिक्कत नहीं है, 3 को कोई दिक्कत नहीं है, f में है। f क्या कहता है कि साहब जो ये f ऑफ x इसने बोला कि मेरा x जो होना चाहिए, मेरा इनपुट कौन, fx का इनपुट कौन है, fx को इनपुट कौन दे रहा है, x दे रहा है। वो कह रहा है कि x का मान कहां से कहां तक जाना चाहिए, -3 से 7 तक जाना चाहिए। यहां पर जब gx परिभाषित हुआ तो gx ने क्या करा, अपने f के अंदर क्या डाल दिया, कुछ डाल दिया, 2x प्लस 5। पर f ये बोलता है कि मेरा इनपुट कौन, x। f ये बोलता है कि मेरा इनपुट जो भी आए वो आए कहां से कहां तक, -3 से 7 के बीच में आए। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मुझे dg निकालना है, किसका, gx का प्रांत, तो हम क्या करेंगे, इस x के स्थान पर, देखो f में, इस f में और इस f में अगर कंपैरिजन करें तो इस x के स्थान पर क्या रखा गया, 2x प्लस 5। तो मैं ये बोलूंगा कि 2x प्लस 5 जो होना चाहिए वो -3 से 7 हो, यानी हम x का वह मान निकालना चाहते हैं जाकि अंदर f को तो इनपुट क्या मिले, f को तो इनपुट -3 से 7 ही मिले। f जब भी देखे अपने अंदर तो उसको -3 से 7 दिखे, पर उसके अंदर कौन बैठा है, 2x प्लस 5 बैठा है। और अगर f को पता नहीं चलना है तो 2x प्लस 5 को वही मान देना है जो उसको -3 से 7 के बीच में लेके जाए। ठीक है, तो 2x प्लस 5 को अगर -3 से 7 जाना है तो 2x क्या होगा, -8 से और 2 आएगा, तो x का मान कहां से कहां तक जाएगा आपका, -4 से लेकर और 1 तक जाएगा, -4 से लेकर और 1 तक जाएगा। तो आपका x कितना आ गया, x का जो प्रांत आया, ये जो x का मान आया वो क्या आया, -4 से 1। gx ने बोला कि मेरा प्रांत यानी x, ये x का मान कहां से कहां तक जाएगा, -4 से 1। ये -4 से 1 जब 2x प्लस 5 को दिया जाएगा तो 2x प्लस 5 -3 से 7 चला जाएगा, जहां पर मेरा f ऑफ x क्या है,
पहले से ही परिभाषित है, तो मेरा जो डीजी आया, जो प्रांत आया, वो कितना आ गया? वो आ गया -4 से लेकर 1। एक और प्रश्न करें ऐसे, यदि f ऑफ x का प्रांत x बिलोंग्स टू 3 से 7, और 7 पर ओपन कर दिया मैंने, 3 से 7 है, तब gx का प्रांत ज्ञात करें जब gx बराबर f ऑफ ln x प्लस 3 हो। ठीक है, अब लॉजिक वही यूज कर रहा हूं मैं जो मैंने पहले दिया था। उसमें क्या था? ये x था और इसका प्रांत दिया था। यहां पर मैंने x है और इसका प्रांत दे रखा है। फिर मैंने gx बनाया था, gx में भी x ही था, यहां पर भी gx में x ही था। फिर मैंने क्या करा, यहां पर उस x की जगह पर 2x प्लस 5 डाला था और उस 2x प्लस 5 को -3 से 7 लेके गया था। तो यहां पर मैंने x की जगह पर ln x डाला है, और ln x क्या कहता है? सबसे पहले तो ln x को बचा लो। तो ln x को बचाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि x का मान 0 से अनंत होगा। इससे तो x बच गया। कौन बच गया? ln x बच गया। अब ln x की जिम्मेदारी है अपना आउटपुट ऐसा निकाले कि f परिभाषित हो जाए। ln x का आउटपुट ऐसा होना चाहिए जिससे f क्या हो जाए? परिभाषित हो जाए, क्योंकि f का इनपुट ln x का आउटपुट ही तो है। ln x जो भी आउटपुट निकालेगा f को ही तो f को वो इनपुट में ही तो दिखेगा। तो हमने बोला कि अब ln x का जो मान है वो कहां से कहां तक जाना चाहिए? वो 3 से लेकर और 7 ओपन तक जाना चाहिए। तो आप x का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा? e की पावर 3, एंटीलॉग ले रहा हूं से e की पावर 7। अब आप देखेंगे इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस अनंत से प्लस अनंत आ गया, यहां 0 आ गया, यहां e की पावर 3 और यहां e की पावर 7। पहला कह रहा है 0 से अनंत जाओ, दूसरा क्या कह रहा है? e की पावर 3 पर क्लोज लगा लो, से e की पावर 7 ओपन निकालो। दोनों रेखाएं कौन से एरिया में है? e की पावर 3 से और e की पावर 7 ओपन। तो आपका जो डोमेन आएगा फाइनली gx का जो डोमेन आएगा dg, वो आएगा e की पावर 3 से e की पावर 7 में। और प्रश्न करते हैं। प्रांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा करूंगा। f ऑफ x बराबर log का आधार 3, log का आधार 2, log का आधार 5 x। मैंने बोला इसका प्रांत ज्ञात करें। इसका प्रांत ज्ञात करो। इसका प्रांत कैसे ज्ञात करें? इस प्रश्न को हल करने के लिए एक शॉर्टकट है और एक लॉन्ग मेथड है। एक शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है। अब शॉर्ट और लॉन्ग का क्या लॉजिक है? सबसे पहले तो अपन अपने नॉर्मल प्रोसीजर पर चलते हैं कि नॉर्मल प्रोसीजर इसको कैसे हल करवाएगा। सबसे पहले तो देखो कि कौन है? x है। ये किसको इनपुट देने वाला है? सबसे पहले लॉग को। तो पहले इस लॉग को बचाया जाएगा। तो हम लिखेंगे, हम सबसे पहले log x बेस 5 को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा कि x का मान निश्चित तौर पर 0 से अनंत हो। ठीक है, ये काम हो गया हमारा। कौन बच गया हमारा? ये वाला लॉग बच गया। अब किसको बचाने का काम करना है? इसको। इस लॉग के लिए ये पूरा का पूरी जो चीज है वही x है। तो हमने बोला इसको बचाना है, तो अब क्या करें? सेकंड केस में, सेकंड केस में मैं किसको बचाना चाहता हूं? मैं log बेस 2 को बचाना चाहता हूं। उसके लिए जो अंदर लिखा है x तो लिखा है, उस x को मैं क्या कर दूं? log x बेस 5 ग्रेटर देन 0। यहां पर x को ग्रेटर देन 0 करना पड़ा था। ऐसे यहां log के अंदर क्या लिखा हुआ था? log x बेस 5 लिखा था, उसको हमने ग्रेटर देन 0 कर दिया। इसको जब आप हल करोगे तो x जो आएगा वो 5 की पावर 0 आ जाएगा और आप बोलोगे x का मान x से बड़ा, यानी x जो आपका आया वो 1 से लेके अनंत आ गया। ये अपना सेकंड बच गया। अब अपन सेकंड बचा लिया, किसको? log 2 को बचा लिया। तो अब अपन किसको? अपन बचाने चलते हैं अब इस वाले log को। थर्ड केस में जब हम गए तो हमने बोला कि ये बचाना है किसका काम? ये log बेस 3 को बचाने का काम है। इसके अंदर कौन है? वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर कौन था? इसके अंदर ये पूरा था, ये जो पूरी चीज है ये इसके अंदर बैठी थी। तो हमने लिखा इसको बचाने के लिए कि log बेस 2 log x बेस 5 और ग्रेटर देन 0। फिर आप देखो कि सबके आधार कैसे हैं? 1 से बड़े हैं, तो एंटी लॉग लेते वक्त
हमारी असमिका का चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। तो हम पहले एंटी लॉग लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, log x बेस 5 ग्रेटर देन, और ये चला जाएगा 2 की पावर 0 में, तो ये आपका बनेगा log x बेस 5 ग्रेटर देन 2 की पावर 0 1, तो ये आ जाएगा आपका log x x ग्रेटर देन 5 की पावर 1, तो ये आ गया x 5 से लेके अनंत। अब आपने देखो तीनों लॉग बचा लिए। पहले का आंसर कितना था, 0 से अनंत, दूसरे का आंसर कितना था, 1 से अनंत, तीसरे का आंसर 5 से अनंत। अगर अपन इन सबका इंटरसेक्शन करें तो क्या आएगा, ये आपकी संख्या रेखा, माइनस अनंत से प्लस अनंत लिया, आपको जो जो अंक दिख रहे हैं वो लिख लो, 0, ये 1 और ये 5। 0 का मतलब 0 से अनंत चलेगा, 1 का मतलब 1 से अनंत चलेगा, और इसका मतलब 5 से अनंत चलेगा। तो ऐसी कौन सी एरिया है जहां पर तीनों रेखाएं आ गई, इसमें। तो आप बोलोगे x बिलोंग्स टू 5 से लेके अनंत आ गया। ठीक है। दूसरा जो इसका शॉर्टकट मेथड है, अगर मैं बोलूं कि ये तो आपका क्या था, ये आपका एक लॉन्ग मेथड था, ये जो एक्चुअल प्रोसीजर था वो मैंने कर दिया। अब मैं आपसे बोलूं कि इसको शॉर्टकट में कैसे किया जा सकता है, तो इसको शॉर्टकट में करने के लिए आप क्या कर सकते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। हमने बोला कि अगर आप ये देखें, ध्यान से देखें, एक लॉग के अंदर दूसरा लॉग है, दूसरे के अंदर तीसरा लॉग है, चौथा लॉग है, ऐसे जितने चाहे लॉग है वो डालने हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, हम हर एक लॉग का आधार जांचेंगे। क्या जांचेंगे, हम हर एक लॉग का आधार जांचेंगे। यदि सारे के सारे लॉगरिथम एक से बड़े आधार रखते हैं, अगर हर एक लॉगरिथम का जो आधार है वो एक से बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पीछे से बचाने की जगह डायरेक्ट लास्ट वाले को बचाएं, आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे कह रहा हूं, जैसे इस प्रश्न में आपके पास क्या हुआ कि सारे के सारे जो लॉग हैं वो एक से बड़े आधार वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे इसी को बचाते हैं। सबसे पहले इसी को बचाना चालू करेंगे, बाकी किसी को बचा ही नहीं रहे हम। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे कि log बेस में 2 log x बेस 5 और इसको कर दो ग्रेटर देन 0। अब एंटी लॉग लोगे तो क्या बनेगा, log x बेस 5 ग्रेटर देन 2 की पावर 0, ये आ गया आपका log x बेस 5 ग्रेटर देन 1, सो x ग्रेटर देन 5, तो x बिलोंग्स टू 5 से अनंत। बात ही खत्म हो गई, सीधा आपका आंसर 5 से अनंत आया, और यहां पर भी हमने 5 से अनंत ही निकाला था। हमने जो अंतर निकाला था वो कितना था, 5 से अनंत। लेकिन यहां के लिए शर्त क्या है कि आपके आधार जितने भी लॉग दे रखे हैं, यदि उन सबके आधार कैसे हों, एक से बड़े हों, तो आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी एक आधार या एक से अधिक आधार ऋणात्मक वो आ जाए, एक से छोटे आ जाए, लॉग के जो आपके जितने भी लॉग दे रखे हैं उनमें कोई एक या एक से अधिक कैसा आ जाए, एक से छोटे आधार वाला आ जाए, तो फिर आपको वही प्रोसीजर करना है, एक एक करके सबको बचाते हुए चलना है। अब मैं एक और एग्जांपल पहले इसको क्लियर कर ले अपन। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा f ऑफ x बराबर log 3 बेस में log 2 और बेस में log 5, फिर बेस में log 7 बेस x, ये 1 1 2 3, ये सबसे बड़ा वाला, फिर उसके अंदर ये वाला लॉग, फिर ये वाला लॉग। अब इसको बचाना है तो अपन क्या करें, या तो अपन एक एक करके बचाते तो क्या था, पहला केस देखो क्या था, पहला केस में x 0 से अनंत आता, तो ये वाला लॉग बच गया था। फिर इस वाले को बचाना होता तो आप क्या करते, आप लिखते log x बेस 7 ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर आता x ग्रेटर देन 7 की पावर 0, तो आपको आंसर बोलना पड़ता है x ग्रेटर देन 1, यानी x का मान 1 से लेके अनंत, ये आपका आंसर। और ये आंसर तो आप बोलोगे कि सर ये ज्यादा ठीक है, वो कह रहा है 0 से अनंत, ये कह रहा है 1 से अनंत, तो 1 से अनंत पर ये दोनों ही संतुष्ट हो जाएंगे। फिर आपने इस लॉग को बचाने की कोशिश करी थर्ड केस में, तो आपको लिखना पड़ेगा log 5 और यहां आ जाएगा log x बेस 7 और ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब log x बेस 7 ग्रेटर देन 5 की पावर 0, ये आ जाएगा आपका कितना, x ग्रेटर देन 7 की पावर 1, यानी यहां पर आपको आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू 7 से अनंत। ठीक है, 5 की पावर 0 1 और x से ये 7 टू द पावर इन्फिनिटी। अब आप बोलोगे कि सर 1 और इन्फिनिटी में 7 टू पावर इन्फिनिटी में, तो 7 टू पावर इन्फिनिटी ठीक है। फिर मैं आपसे बोलूंगा कि अभी तो आपने किसको बचाया,
इस log 2 को बचा लिया। अब इस log 3 को बचाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, x को बचाना है, और x इसके लिए क्या है पूरा, तो log बेस में 2, log बेस में 5 और log x बेस 7 ग्रेटर देन 0। इसका जब एंटी लॉग लोगे तो 1, तो आपके पास आ जाएगा log बेस में 5 log x बेस 7 ग्रेटर देन 1। फिर इसको हल करोगे तो क्या आएगा, log x बेस 7 ग्रेटर देन 5, फिर x ग्रेटर देन 7 की पावर 5, तो आपका आ जाएगा 7 की पावर 5 से लेके इनफाइनाइट। ये तो आपका प्रोसीजरल हो गया कि आपको प्रोसीजर से कैसे सॉल्व करना था इसे। पर अगर आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करते तो डायरेक्ट सॉल्व करने पर आप क्या कहते हैं, भाई फाइनल आंसर क्या आएगा, ये 7 से अनंत कह रहा है, ये 1 से अनंत कह रहा है, ये 0 से अनंत। भाई 0 से अनंत से तो अच्छा है कि 1 से अनंत, क्योंकि ये दोनों सेटिस्फाइड। 0 अनंत 1 अनंत से अच्छा है कि 7 से अनंत, क्योंकि 7 से अनंत में ये भी खुश है, ये भी खुश है, और 7 की पावर 5 से अनंत में तो तीनों ही खुश हो गए और ये भी खुश है। तो फाइनल आंसर आपका कितना गया, 7 की पावर 5 से अनंत ही जाएगा। और अगर आप देखें तो यही केस तो मैं आपको कह रहा हूं करने के लिए फाइनल, कि भाई आंसर जब यही केस देने वाला है, इससे पहले जब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने सीधे बाहर वाले को बचाया और उससे जो आया वही मेरा आंसर हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, यदि आपके इस तरह का कोई प्रश्न आता है जिसमें बहुत सारे लॉग एक के अंदर एक करके आ रहे हैं और सभी लॉगरिथम का जो आधार है वो क्या है, एक से बड़ा है, तो आप वो सारा प्रोसीजर ना करके आप चाहे तो इस वाले प्रोसीजर को ना करते और आप सीधे सीधे सिर्फ इसी को सॉल्व करते तो भी आपका क्या आ जाता, आंसर। लेकिन अगर आपको कभी कंफ्यूजन रहे तो आप एक एक करके दोनों को बचा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो लॉगरिथम का जो प्रांत है उसको निकालने का तरीका ये है। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं जिन प्रश्नों के हम प्रांत निकालते हैं और प्रैक्टिस करते हैं जो अभी तक हमने सीखा है। तो हम प्रश्न करते हैं, निम्न फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब देखिए लॉग दे रखा है और यहां पर भी और यहां पर दोनों ही जगह हमको वेरिएबल दे दिए गए हैं। हम जानते हैं लॉग में, लॉग की जो कहानी है वो क्या कहती है हमसे कि a के स्थान पर जो भी हो, अगर आपको लॉग दिया गया हो log a बेस b, तो हम बोलते हैं a के स्थान पर जो भी है वो भी धनात्मक एंड b के स्थान पर जो भी है वो भी धनात्मक एंड b इज नॉट इक्वल टू 1। और इन तीनों का हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि ये भी सत्य हो और ये भी सत्य हो और ये भी सत्य हो, यानी दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू एंड दिस मस्ट बी ट्रू। तो आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं, एंड, इसका मतलब इंटरसेक्शन होना है। अब a के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे सर x ग्रेटर देन 5 आएगा, जो कहेगा x का मान 5 से लेके अनंत तक जाओ। दूसरा, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में आप क्या बोलोगे, b के स्थान पर जो भी है दैट बी ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे कि सर x माइनस 7 लेस देन 0, सो x लेस देन 7, तो x बिलोंग्स टू आपके पास आ गया माइनस अनंत से 7। ये आपका दूसरा आंसर, ये पहला आंसर आ गया, ये आ गया दूसरा आंसर। थर्ड केस में आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि सर 7 माइनस x जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, तो x का मान कभी 6 नहीं होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। तो आपका नंबर रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत, और क्या आ गया 5, 6 और 7। क्या कह रहा है वो, एक तो कह रहा है 5 से अनंत जाओ, एक कह रहा है माइनस अनंत से 7 आओ, और एक कह रहा है कुछ भी ले लो मगर मत क्या मत लो, 6 मत लो। तो ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर तीनों रेखाएं एक साथ आ गई, 1 2 3, 1 2 3, तो आपका फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू 5 से 6 यूनियन 6 से 7। ये आपका प्रांत आ गया। अब जैसे ये सवाल देखिए, क्या दे रखा है, वर्गमूल दे रखा है। वर्गमूल के अंदर उन्होंने कुछ कुछ लिख दिया और हम जानते हैं कि वर्गमूल में जो भी लिखा हो उसको धनात्मक होना पड़ेगा या शून्य होना पड़ेगा, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस 1, x माइनस 3 बटे x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये क्या है, ये परिमेय असमीकाएं हैं। ठीक है, तो हमने पहले परिमेय समीकरण हल करना सीखा था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x का मान 2 नहीं हो सकता, फिर भूल जाओ कि आपका सवाल p बटे q में है, याद रखो कि सवाल p इंटू q में है, और फिर आप इसके शून्य निकालेंगे तो -1, 3 और 2, और x के गुणांक राइट राइट राइट। तो आगे चलते हैं सीधे स्टेप नंबर 3 पे। यह आ गया माइनस अनंत प्लस अनंत, -1, 2 और 3। ध्यान रखना कि आप 2 नहीं ले सकते हैं तो उसको हटा दें, बाकी दोनों को ले सकते हैं।
यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस, यहां आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस। तो आपका फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू क्या बनेगा? आपको क्या चाहिए? धनात्मक, पॉजिटिव। तो -1 को आप ले सकते हो मगर 2 नहीं ले सकते। यूनियन 3 को आप ले सकते हो, उसे लेके अनंत। तो आपका x बिलोंग्स टू क्या आ गया? अब देखा जाए तो हम प्रश्न का क्या निकाल रहे हैं? प्रांत ज्ञात कर रहे हैं। परंतु प्रांत ज्ञात करने के लिए जो केस है, जो मुझे आपको समझाना था, वो बात तो आपको समझ में आ गई कि सर ये लिखना है, ये मेरा फंक्शन का काम खत्म हो गया। अब जो बचा है वो किसका काम है? हल उत्तर ज्ञात करना है, मतलब आपको फाइनल आंसर ज्ञात करना है। तो आपको परिमेय समीकरणों का इस्तेमाल करना है। और परिमेय समीकरण हमने जो सबसे पहला जो सेगमेंट हमने पढ़ा था, जो हमारा पहला लेक्चर आएगा, वो पहला लेक्चर ही हमने इसको दिया कि परिमेय समीकरणों को। तो जब तक आपको परिमेय समीकरण अच्छे से नहीं आती है, आप आगे के प्रश्नों की जो कैलकुलेशंस हैं उन्हें अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपका आंसर यहां पर कितना आ गया? इतना आ गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखें। अब ये सवाल है जिसमें त्रिकोणमिति भी आ गई और यहां पर 16 - x² भी आ गया। और मैं हमेशा ये कहता हूं बच्चों से कि जो सबसे पहले आपको आसान दिख रहा है, पहले उसको करें। सबसे आसान कौन दिख रहा है? 16 - x²। तो मैं पहले 16 - x² को बचा लेता हूं। तो मुझे लिखना पड़ेगा x² - 16 < = 0। यह आ गया x - 4 इंटू x + 4 < 0। और संख्या रेखा पर अगर आप इसे डालेंगे तो -4 + 4, ऊपर दोनों शून्य, प्लस माइनस अनंत यहां, प्लस अनंत यहां। और क्योंकि ऋणात्मक चाहिए तो आपका x ब्लॉक हो गया -4 से 4 में। ठीक है। अब ये cos 2x की बात आई, तो हम बोलेंगे कि cos 2x का मान > 0 होना चाहिए। अब cos 2x कैसा फलन है? cos है, त्रिकोणमिति है, तो ये तो आवर्तीय फलन होगा। बार बार अपने आप को क्या करता रहेगा? रिपीट करता रहेगा। कहां तक? अनंत काल तक। अगर मैं आपको cos का ग्राफ दिखाऊं तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये cos x का है। तो cos 2x भी दिखाऊंगा आपको कैसे बनेगा। ये 0 मान लो, इसे π/2 मान लो, इसे पाई मान लो, मान क्या लो, ये होते ही हैं 3π/2, 2π, फिर ये कितना आ जाएगा? 5π/2। ऐसे आगे तक जाएगा, ये अपन नहीं बढ़ा रहे आगे तक। यहां आ गया -π/2, यहां आ गया -π, यहां आ गया -3π/2 और यहां कहीं आ गया -2π। और अपन आगे ले लें अगर इसको, तो ये -5π/2 और यहां आगे ये 0 हो जाएगा ग्राफ, ये यहां तक ग्राफ। अब आप मुझे बताएं कि हमने जो ग्राफ बनाया वो किसका बनाया? cos 2x का बनाया। मुझे बनाना किस x का, cos x का ग्राफ बनाना किसका है? 2x का। तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपका आवर्तकाल t दे रखा हो और उसमें a मल्टीप्लाई हो जाए तो आपका आवर्तकाल में डिवाइड लग जाता है। तो आप अगर cos 2x का बनाना चाहते हो तो ग्राफ यही रहेगा, बस जितने भी नंबर आपने लिखे हैं उसको इस अंक से विभाजित कर दो। ये x के साथ जो भी अंक गुणा है उसे विभाजित कर दो। क्या आएगा? ये π/4, ये π/2, ये 3π/4 और ये कितना हो जाएगा आपका? पाई, 2π/2 कर दो। फिर ये कितना हो जाएगा? 5π/4। ऐसे इधर माइनस का π/2 हो गया, ये माइनस का 3π/4 हो गया, ये -2π/2 यानी -π हो गया और ये माइनस का 5π/4। तो ये जो ग्राफ बन गया ये किसका बन गया? आप cos 2x का बन गया। आप x को ब्लॉक करना चाहते हैं कहां से कहां तक में? भाई पहले वाले ने बोल ही दिया कि आप -4 से 4 जाओ। तो -4 से 4 की कहानी जब हमें सेट करनी है तो देखते हैं -4 कहां आएगा। पाई का मान ऐसे समझो कि पाई का मान 3.14 होता है और पाई बटे, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपका मान कहां से कहां तक जाएगा, बस वो देखना है आपको। ठीक है। तो अपन बोले कि ये मान आ गया 3.14 और 4 कहां पर होगा? अगर 5 π/4 की बात करोगे तो इसका जो डिवाइड लगेगा वो 0. पाई का मान हम अप्रोक्सीमेटली कितना मानते हैं? 3.14 मानते हैं अप्रोक्सीमेटली। ये इक्वल नहीं है, हम तो सिर्फ अप्रोक्सीमेट मानते हैं। ठीक है। पाई का मान लगभग 3.14 है, उसको आपने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 5 पाई कितना आ गया? अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 15.70 के आसपास आ गया। और 15.70 के आसपास अगर आ गया तो 5π/4 जो आपका होगा वो अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट कुछ के बराबर जाएगा, क्योंकि यहां 16 होता तो यानी कि जो आपका -4 आ रहा होगा वो निश्चित तौर पर +4 यहां आ रहा होगा और ऐसे 5π/4 से थोड़ा सा आगे निकल जाओगे तो -4 यहां पे आ रहा होगा।
तो आपका जो भी उत्तर आने वाला है अब वो सिर्फ यहां से लेके यहां तक आने वाला है। इस उत्तर में आप जरा देख के बताएं कि कहां कहां पर आपका पॉजिटिव आ रहा है cos 2x। तो आप क्या बोलेंगे कि सर वो जो पॉजिटिव आ रहा है -4 से थोड़ा आगे निकल के, तो cos 2x पहली बार तो -5π/4 से लेकर के और माइनस के 3π/4 तक पॉजिटिव है, माइनस का 5π/4 से लेकर के और माइनस के 3π/4 तक पॉजिटिव है। उसके बाद जैसे -π/2 था तो ये -π/4 हो गया होगा, ठीक है। फिर वो कहां से कहां तक पॉजिटिव है, -π/4 से पॉजिटिव होगा और π/4 तक पॉजिटिव चलेगा, यूनियन। उसके बाद फिर पॉजिटिव कहां है, वो 3π/4 से पॉजिटिव है और कहां तक पॉजिटिव है, 5π/4 तक पॉजिटिव है। उसके आगे जो 4 है वहां पर तो उसका मान ऋणात्मक आ रहा है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -5π/4 से -3π/4 यूनियन -π/4 से π/4 यूनियन 3π/4 से 5π/4, ठीक है।